नमस्कार साथियों, 24 मार्च 2026 का दिन ऐतिहासिक है। गुजरात विधानसभा में ऐसा कुछ हुआ जो हम सबको आप सबको जानना चाहिए। गुजरात में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2026 बहुमत से पारित हो गया है। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही गुजरात उत्तराखंड के बाद अब यूसीसी लागू करने वाला अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। यह कानून राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के जो राइट्स हैं उनके संबंध में एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आपको बता दूं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है और कहा यह गया है कि राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और अपनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। लेकिन सोचिए, 1950 में भारत के संविधान के लागू हो जाने के बाद अभी 2026 चल रहा है और भारत में आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ पाया। ये बात और है कि गोवा में एक कोड पहले से लागू है जिसे पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। वैसे उसका नाम पोर्चुगीज कोड है। जब गोवा में पुर्तगालियों का शासन था तब उन्होंने गोवा में एक कानून लागू किया था और ये कानून वहां रहने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता था। लेकिन आपको बता दूं, भारत की आजादी के बाद उत्तराखंड और अब गुजरात केवल दो ही राज्य ऐसे हैं जहां यूसीसी पूरी तरह से लागू हुआ है। आइए बताता हूं विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात विवाह और तलाक के बारे में है। विवाह का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन अब वहां अनिवार्य हो गया है। यदि शादी करने के बाद 60 दिनों के भीतर कोई पंजीकरण नहीं करवाता है तो 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मतलब अब आप किसी भी धर्म समुदाय से आते हों, एक से ज्यादा विवाह करना अपराध होगा। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। मतलब पति पत्नी के जीवित रहते हुए और पत्नी पति के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकेगी और ये बात सभी धर्मों पर बराबरी से लागू होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि लिव इन को देश में मान्यता प्रदान कर दी गई है, लेकिन अधिकतम राज्यों में लिव इन के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। मतलब दो एडल्ट लड़का लड़की अगर साथ में रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, ये तो कानूनी रूप से मान्य है। लेकिन अब गुजरात में लिव इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ बिना विवाह किए साथ रह रहा हो तो उसे उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही ऐसे संबंधों के समाप्त होने पर औपचारिक सूचना भी देना जरूरी कर दिया गया है। लिव इन संबंध से पैदा हुए बच्चों को अब कानूनी रूप से गुजरात में वैध माना जाएगा और महिला साथी को मेंटेनेंस यानी भरण पोषण भी देना होगा। मतलब महिला को मेंटेनेंस के राइट मिलेंगे। ध्यान रखना है, लिव इन का पंजीकरण नहीं कराने पर 3 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विरासत यानी इनहेरिटेंस और गोद लेना यानी कि अडॉप्शन, इससे रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस जो हैं इस लॉ में आए हैं। आपको बता दूं, उत्तराधिकार और गोद लेने के नियमों को सभी धर्मों के लिए एक समान बना दिया गया है, जिसमें महिलाओं और बेटियों को बेटों के समान ही अधिकार सुनिश्चित कर दिए गए हैं। जबरन, धोखाधड़ी या दबाव में की गई शादी के लिए 7 साल तक की जेल का प्रावधान कर दिया गया है। तो ये तो थी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गुजरात में लागू हुए हैं उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसका कानूनी दायरा और अपवाद क्या है ये भी बता दूं। तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है पूरे गुजरात राज्य में और राज्य के बाहर रहने वाले गुजरातियों को लागू होगा। मतलब वो लोग जिनके पास गुजरात का डोमिसाइल है लेकिन गुजरात के बाहर रह रहे हैं उन पर भी ये कानून लागू होगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कानून अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी और उन समूहों पर लागू नहीं होगा जिनके पारंपरिक और प्रथागत अधिकार संविधान के तहत सुरक्षित किए गए हैं। आपको ये भी बता दूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने सदन में विधेयक पेश करते हुए इसे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा सुधार बताया है। यह कानून रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली एक हाई कमेटी की द्वारा बनाया गया है। उनकी सिफारिशों पर आधारित है, जिसने 2026 में अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की थी, सौंप दी थी। दोस्तों, जाते जाते आपको यह भी बता दूं कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक मामलों में आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दे रखा है। कोर्ट का मानना है कि पर्सनल लॉज की विसंगतियों को दूर करने और जेंडर इक्वलिटी सुनिश्चित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रभावी समाधान है। एक केस में कोट कर दूं 1985 का, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का ये मामला है। सबसे चर्चित मामला है ये, जिसमें अदालत ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के अधिकार को बरकरार रखा था
और साथ ही कोर्ट ने इस बात पर खेद व्यक्त किया था कि आर्टिकल 44 एक डेड लेटर की तरह बन गया है और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कॉन्फ्लिक्टिंग विचारधाराओं वाले कानूनों को हटाकर राष्ट्रीय एकीकरण यानी नेशनल यूनिटी को एस्टैब्लिश करने में मदद करेगी। फिर 1995 का एक केस आपको जानना चाहिए, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ का मामला। इस मामले में एक हिंदू पति ने दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम अपना लिया था और कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत कानूनों का दुरुपयोग बताया और साथ ही कहा कि अगर इस तरह से दूसरी शादी कर ली जाती है तो पहली शादी समाप्त नहीं होती है। इस मामले में ही जस्टिस कुलदीप सिंह ने सरकार को आर्टिकल 44 पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था और साथ ही समान नागरिक संहिता लागू करने का अनुरोध किया था। एक 2003 का केस आपको देखना चाहिए, जॉन वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था ये। ईसाई उत्तराधिकार कानून की भेदभावपूर्ण धाराओं को चुनौती दी गई थी और इस मामले में कोर्ट ने फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता को दोहराया। शायरा बानो का केस 2017 का आपको याद ही होगा, जिसमें ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और कोर्ट ने फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर दिया, जिससे यूसीसी की बहस बढ़ गई थी। लेकिन आज 2026 के 3 महीने गुजर जाने के बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का दूर दूर तक कोई बोलबाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाना चाहिए या आपका कुछ और सोचना है? जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए और ऐसे केसेस के डिटेल जानने के लिए जुड़े रहना है आपको आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, क्योंकि यही केसेस हैं जिनका नॉलेज आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन में मेंस राइटिंग को मजबूती प्रदान करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।